तो पिछले एपिसोड में सीतूनान ने लिन को बचाने के लिए अपने बहुत सारे पावर का उपयोग कर लिया था, जिसके कारण आखिरकार वे बेहोश हो गया था। इसके बाद लिन सीतूनान से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सिखाए गए सेट टेक्निक को बहुत अच्छे से याद कर लिया है और इसलिए अब मैं एक ऐसे नए जगह को खोजने वाला हूं ताकि वहां मैं बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकूं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सीतूनान ने उसकी मदद करने के लिए अपने बहुत सारे नैसर्गिक पावर का इस्तेमाल किया और इसी वजह से अब वो डीप स्लीप में चला गया है। लेकिन अब लिन भी डिसाइड करता है कि वो सीतूनान के लिए एक पिलर बनाएगा ताकि इस तरह से वो चलता रहे और यहाँ के लोग भी आराम से जी रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक दिन यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर ने हमला कर दिया और इस तरह से उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था। जब इसके बारे में पता चलता है तो लिन कहने लगता है ये जगह तो रातों रात बर्बाद हो गई, जबकि एक्सट्रीम डार्कनेस वाली किसी येलो बीच जगह को बनने में तो 10,000 साल लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर लॉट फॉर्मेशन के बारे में टेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो अपने पावर को बहुत सारे पत्थरों पर यूज कर रहा था और इस तरह से वो यहाँ पर लॉट फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अंडरवॉल अटैक्शन और पेनिट्रेशन टेक्निक 9 लेवल में डिवाइडेड है, जिसके हर 3 लेवल को बॉडी के 3 पॉइंट में एक थ्रू करना होता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अभी भी वहां पर टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर ब्लूइश ईकन वाला एक अजीब सा लड़का आ गया था और जैसे ही वो फॉर्मेशन वाले ईटन को टच करना चाहता है तो वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जब वो लड़का यहाँ से नहीं जाता तो लिन अपने पावर से ईटन का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी असल में बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो भी बड़े से ईटन का यूज करता था। लेकिन तभी अचानक वो इस पर अपने किसी मैजिक का उपयोग करने लगता है और इसके मदद से उसने अपनी इंजरी को बहुत आसानी से हील कर लिया था। लेकिन अब इसके बाद से लिन पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है ये सच में क्या तरह का मैजिक है। इसके बाद लिन उस लड़के से पूछने लगता है ये सच में तुम कौन हो, और अगर तुमने मुझे रीड ही नहीं किया होता तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में नहीं बोल पा रहा था और इसलिए वो ईटन का यूज करके उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि लिन समझ जाता है कि वो लड़का साथ में लॉट फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था और फिर उससे पूछता है क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर एक बड़े ईटन का यूज करके इस फॉर्मेशन को अपने साथ ले जाने लगता है, पर वो देखता है कि ये भी ज्यादा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस मैजिक वेपन से पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि इसका यूज करके वो अपने इल्यूजन को बहुत आसानी से क्रिएट करता है और अगर वो इसमें अपने ज्यादा इमोशनल पावर को डाल दे तो कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। इसके बाद लिन कहने लगता है वो लड़का तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने केवल एक छोटे लॉट फॉर्मेशन के बदले मुझे इतना बड़ा चीज दे दिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन टेस्ट करने के लिए किसी दूसरे जगह को खोजना चाहता था। अब इसके लिए वो यहाँ से किसी दूसरे जगह पर आ गया होता है जहाँ की येलो एनर्जी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके बाद लिन वहीं पर बैठकर फिर से टेस्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कोई आवाज कहने लगती है कि लिन को पता नहीं है कि उसका इमोशनल पावर एक्सट्रीम येलो चीज के द्वारा बहुत बार कंज्यूम किया गया है और इस टेक्निक का सबसे खास पॉइंट यह है कि इसके मदद से एक्सट्रीम इमोशनल पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पावर के वजह से यहाँ पूरी जगह सीज हो जाती है और आखिरकार लिन यहाँ पर टेस्ट करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहने लगता है शून टेक्निक के हर लेवल की डिफिकल्टी सच में बढ़ती ही जा रही है और इसलिए मुझे टेस्ट करने के लिए अब एक ऐसी जगह खोजना होगा जहाँ इससे भी ज्यादा एनर्जी हो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ऊहई गुई नाम का एक बंदा बाहर आ गया था, जो अपने पावर का यूज करके डीमन को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें 100 साल से नहीं देखा था और मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम सैन बन गए हो। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे और मॉन्टर के बीच के कनेक्शन का यूज करके उनके नैशोल को खोजना चाहता हूं। फिर हम देखते हैं कि अब वो डीमन भी इसमें इसके मदद करने के लिए मान गया था। फिर हुई गुई उससे कहता है अगर तुमने मॉन्टर के नैशोल को खोज लिया तब उसके बाद मैं नैशोल को निगल जाऊंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें भी इवॉइड होने में मदद करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अपने पावर का यूज करके इसे गाइड करता है। अब इस तरह से दोनों यहाँ से एक साथ मरने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी अब एक दूसरे जगह पर आ गया था, लेकिन ये भी असल में एक अकेला लड़का ही होता है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि वो लड़का इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक भी आ गया था। इसीलिए लिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है लिखर का तुम क्या चाहते हो। उसके बाद वो लड़का इसे इशारा करके अपने साथ लेकर जाने की बात करता है, इसलिए लिन भी अब उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगा और इस तरह से वो एक टूटे फूटे जगह पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अलग अलग जगह पर किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी पोर्टल को एक्टिवेट करना चाहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर कोई एल्फुस पढ़ने लगा था, जिसके वजह से फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर अचानक से जमीन को तोड़कर एक स्टैचू सामने आ जाती है। यहाँ पर इतने बड़े स्टैचू को देखकर लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है
इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो ज्यादा हो रही है। तभी वो लड़का इसे इशारा करके वहां पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अब इसकी बात मानकर उस स्टैचू के ऊपर आ गया था और वो यहाँ पर फाइटिंग शुरू कर देता है। अब इस तरह से यहाँ फाइटिंग करते हुए वो अंडरबॉल एसोसिएशन टेक्निक के लेवल 5 में प्रमोट हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पूरी जगह चक्कर आने लगती है और फिर यहाँ पर कोई अजीब सी कॉफिन आने लगती है। तब इसे देखकर वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था, इसलिए वो लीन के पास आकर तुरंत यहाँ पर कोई पोर्टल एक्टिवेट कर देता है और इस तरह से वे टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हुईगुई ने अपने पावर का यूज करके इस स्टैचू के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए मॉन्टर भी तुरंत अपने पावर को इस स्टैचू के अंदर अटैक कर लेता है और इस तरह से वो इसका सामना करना चाहता था। तभी वो मॉन्टर लिन से कहता है, मुझे अभी पता चला कि तुम कोड एनर्जी को बहुत आसानी से फाइट कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसे यहाँ से भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन भी खोल दिया था, जिस पर लिन कहता है, हुईगुई को देख ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर मैं समय रहते यहाँ कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुईगुई कहता है, मॉन्टर इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके पास आने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर हो गया था। जिसके बाद मास्टर वू अपने फॉर्मेशन को ओपन करके उसे लड़के के साथ में यहाँ से भेज देता है और फिर उससे कहता है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, अब ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ का फॉर्मेशन गेट ओपन होने लगता है, जिसे देख इनको लगता है कि यहाँ पर इनके कोई एंसेस्टर आने वाले हैं, इसलिए वे सभी वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इनको पता चलता है कि ये तो असल में कोई और है। जिसके बाद लिन इनको अपने बारे में बताते हुए पूछता है कि मास्टर येजी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उनसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर येजी भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहता है कि मेरे हुई इंसेक्ट के फॉर्मेशन को ओपन किसने किया। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी लिन और उस लड़के को अपने साथ अकेले में लेकर आया होता है, जहां पर वो अपने पावर का यूज करके इनके ऑरा को एनालाइज कर लेता है। फिर वो लिन से कहता है कि तुम मेरे ब्रदर वू के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए तुम्हें थैंक यू, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। लेकिन अगर मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ऊपर यकीन किया है तो मैं तुम्हें पूरी डिसाइपल बनने के लिए सच में रेडी हो। तब इस तरह से मैं तुम्हें अपने हुई इंसेक्ट पे सेकंड जनरेशन के डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले लड़के को भी रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर वू के साथ में इसका डीप रिलेशनशिप है और इसलिए मैं खुद उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी लिन को कोई टोकन देकर यहां से भेज देता है, लेकिन असल में अब लिन को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है। क्राइनी पढ़ा करने के लिए पहले से बता था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैं हुआंगशन लिन की मदद करने के लिए एक एल्डर को भेजा होता है, जो लिन से कहता है कि मास्टर येजी ने आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम को अरेंज किया है और अब वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसे एक जगह पर लेकर आ गया था, जहां वो लिन से कहता है कि अब आप यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर जैसे ही आप फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे, तब इस तरह से आप यहाँ से अपने आप ही बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसके लिए मान गया था और अब इसे पता चलता है कि जहां जगह तो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 के बेस्ट जगहों में से एक है, लेकिन असल में मास्टर वू ने इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर येजी ने साथ उस लड़के को मार दिया होता है और फिर इसके बाद वो अपने अंदर से किसी अजीब से डिमोन को बाहर निकाल लेता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रदर अब तो वहां पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो मदद के लिए तुम्हें बुलाना चाहता है। इसके बाद वो इससे कहता है कि अब तो हमें पता चल गया कि मास्टर वू कहां पर है, इसलिए हम उसे निगलने में मास्टर जी की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। तब इसकी बात सुनकर मास्टर येजी उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे पूरी तरह से नहीं खाया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तब इसकी बात सुनकर वो डिमोन उससे कहता है कि उस समय तो तुम और तुम्हारा ब्रदर मेरे और म्यूरासाकी जैसे टोकी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अभी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि तोगामी तो असल में एक सीनियर मोंग के स्पिरिचुअल बड़ी का पैरासाइट है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा सेक्ट सीनियर मोंग के द्वारा बड़ी को सीज किए जाने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उससे लड़के का बड़ी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, इसलिए वो मास्टर येजी से कहता है कि या तो तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सीज करने के लिए बहुत ही अच्छी बड़ी है, और फिर इसके बाद वो पूछता है कि तुम लिन के बारे में क्या करने वाले हो। लेकिन इस पर मास्टर येजी कहता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि या तो फॉरेन बैटलफील्ड्स का किलीना भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि टोकन भी कुछ समय के बाद स्पिरिचुअल कर दिए जाएंगे। जिसके बारे में सुनकर वो डिमोन कहता है कि कल्टीवेटर्स टेरेस्ट्रियल चैनल को ओपन करेंगे, मैं इसका फायदा उठाकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पिरिचुअल एनर्जी के 3 ब्रेड को ले लूंगा, जिसके वजह से तुम तुरंत ही फाइनल डेवरिंग को कंप्लीट कर लोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबल टावर के भी एक्टिवेट होने के टाइम आ गया होता है, लेकिन तभी लिन को हैरानी होने लगती है कि वुड एट्रीब्यूट के पास में 2 लेवल क्यों है, और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट वाला कोई ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके इस सीगल को चेक करता है, जिसके दौरान उसे नीचे यहाँ पर इंसान के जैसा कोई चीज दिखाई दे रहा था, जो कि असल में खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ सब असल में इसी के वजह से है। इसके बाद हम
देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए इसके ऑरा को चेक करता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि यहाँ आरा तो असल में नेक्सेंस होली स्टेज के ऊपर की है और इसी वजह से वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर येजी अपने डिमोन के साथ में बेबल टावर के पास में आ गया था और फिर कहता है यकीन ही नहीं होता कि 500 साल गुजर गए। तब इस पर वो डिमोन उससे कहता है कि अगर ये हमारे हुआंगशो इंसेक्ट के लिए नहीं होता तो फिर आखिरकार कल्टीवेशन अलायंस बेबल टावर को कैसे बना पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी यहाँ के किसी मास्टर को ग्रीट करता है, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं और तुम तो बहुत पुराने फ्रेंड है, लेकिन असल में मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा और अब तो तुम्हारा कॉट्स कल्टीवेशन लेवल भी लेट नेसेंट और सोली स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हैहुआन सेक्ट के लोग भी आ गए थे और अब इनके साथ में पुनंजी भी यहाँ पर आ गया होता है। तभी इसे देख वो लेडी मास्टर उससे कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुमने हैंगी स्टेक्ट को खुद ही बर्बाद कर दिया था और इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। तभी इस पर पुरंजी भी कहता है कि हाँ ये पूरी तरह से सही है, लेकिन तभी लेडी के साथ वाला वो मास्टर उससे कहता है कि तुमने हैंगी स्टेक्ट के सभी सीनियर को मार दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो किसी के लिए भी खतरे हो। तब इस पर पुरंजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजर भी हैंगी स्टेक्ट के ट्रेजरलैंड के ऊपर है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जामा स्टेट के बाकी मास्टर भी यहाँ पर आ गए थे और ये सभी असल में नेसेंट सोल स्टेज में होते हैं। जिसके बाद वो मास्टर इनसे कहता है कि 500 साल के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का पैसेज फिर से ओपन होने वाला है, इसलिए जामाग्योर नॉर्दर्न एरिया के 98 बैटलफील्ड को क्लीन अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और फिर इसके दौरान वो हाँ से कहता है कि कैसिया बेली के बारे में क्या हुआ। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस के रेगुलेशन के अनुसार जामा स्टेट ने वहां पर एंटर करने के लिए केवल 2 ही लोगों को अलाउ किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर फाइट जरूर होगी। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम वहां पर अपने केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए ही चला गया होता है और असल में इसके पास में 3rd लेवल की कल्टीवेशन बेस होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलायंस एनवाई भी अब इनके सामने आ गया था और फिर इनसे कहता है कि इस बार इसके बाद है तो इसके बदले उसे एक बीवी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक वेपन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस मोती को अपने पास में रखने का ट्राई किया तो इसके बाद तुम सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो ट्रोल मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ वो इनके कलरफुल ऑर्डर्स को भी लेकर चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनी कैसिया बेली के बैटल का 7 क्वालिफिकेशन टोकन दिखाता है और फिर इनसे कहता है कि कम से कम इसमें से 4 टोकन ब्रोकन है, इसलिए अब 7 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे और फिर जिस किसी के पास में भी यहाँ टोकन होगा वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए काबिल होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी फूजी चीमिंग से कहता है कि मैंने एक आदमी के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का रे लगाया था, जिसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से भी हेल्प मांगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे नहीं खोज पाया। लेकिन इसके बाद सुनकर चीमिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए पहले ही तुम्हारा मदद किया था, लेकिन आखिरकार अब तुम उसके रिलेटिव्स के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो। इसके बाद वो फूजी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए और आखिरकार तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही फूजी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ कर दूं। इसके बाद वो चीमिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें गॉडले बॉल वाला मैजिक वेपन टर्टल शेल दे दूंगा। इसके बाद इसकी बात सुनकर चीमिंग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और अब वो अपने पावर का यूज करके लिन को भी खोजने में इसकी मदद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूजी सभी डिसाइपल को अपने साथ में लेकर आ गया था, लेकिन लिन ने उसके हाथ से वो जेट स्लिप को हासिल करने का डिसाइड कर लिया होता है, जिसमें कि इसका सोल ब्लड सील था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मूजी इनके जेट स्लिप को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये देखते ही लिन ने अपने फ्लाइंग जोड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो अपने वाले जेट को लेकर अपने सोल ब्लड को वापस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट स्लिप के तोड़ने की वजह से सभी लोग बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होने लगे थे, लेकिन अब लिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी अब डिमॉन में चेंज होने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मूजी भी इस पावर से अपने आप को नहीं बचा पाता और आखिरकार वो भी इसके वजह से डिमॉन में चेंज हो जाता है। लेकिन अब इस तरह से लिन अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाले वीडियो जरूर देख लेना। तो पिछले सीन में फूजी ने चिमिंग से कहा था कि अगर तुम वांगलिन का रिलेटिव्स को खोजने में मेरी मदद करते हो तब इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही शानदार टेक्चर दूंगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर चिमिंग भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था और वो तुरंत अपने मिरर पावर का यूज करके वांगलिन का रिलेटिव्स को खोजने लगा था। नहीं, दूसरी तरफ हमने देखा था कि वांगलिन भी बाकी लोगों के साथ के ऐसी हवेली में आ गया था, लेकिन तभी मुजू ने अचानक से इनको मारना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वांगलिन ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था और इस तरह से वो मुजू के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग फैमिली ने कोई दावत रखा होता है जहां पर इनके फैमिली के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन असल में वांगलिन के पेरेंट्स अभी भी उसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं। जिसे देख वांगलिन के अंकल कहते हैं कि जिस दिन वांगलिन यहाँ पर वापस आएगा उस दिन मैं इससे भी बड़ी पार्टी करूंगा। तभी
इसी बीच यहाँ पर वांग हाओ भी आ जाता है, जिसे देख वांग जुआ उससे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ से गए हुए केवल कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुम तो केवल इतने ही समय में पूरी तरह से चेंज हो गए हो। तब इसके बारे में सुनकर वांग हाओ कहता है कि वहां पर तो मैं केवल एलेक्सिर के बारे में प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, लेकिन ब्रदर वांगलिन का कल्टीवेशन तो हमसे भी काफी शानदार हो गया है। लेकिन इसके बाद भी वांग जुआ कहता है कि वह तो उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, इसलिए आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस पर वांग हाओ से कहता है कि अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और चलो सबसे पहले हम पार्टी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर चिमिंग का मिरर प्रकट हो जाता है और इस तरह से फूजी उसके साथ में यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों को यहाँ पर अचानक से देख वांग फैमिली के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वांग जुआ उनसे कहता है कि आज तो यहाँ पर वांग फैमिली का एक छोटा सा दावत है, लेकिन अचानक से 2 सीनियर यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर फूजी कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को खोजने के लिए आया हूँ, और अभी इतनी बात कहने के बाद वो इनके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दूसरे सेक्ट के लोग वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरह से वह इसे मारकर टोकन को हासिल कर सके। ये देख वांगलिन भी किसी तरह से इनका सामना करने लगा था और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं उधर फूजी ने अपने पावर का यूज करके वांगलिन के ब्लड रिलेटिव्स के बारे में पता लगा लिया था, जिसे देख चिमिंग उससे कहने लगता है कि अभी भी तुम्हें इसमें देरी नहीं हुई है और अगर तुम चाहो तो इसे यहीं पर रोक सकते हो। लेकिन इस पर फूजी उससे कहता है कि उसने तो मेरे ग्रैंडसन को मारा था और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए उसे इतने आसानी से माफ कर दूंगा। अब इस तरह से फूजी ने वांगलिन के बारे में भी पता लगा लिया था और फिर ऐसा लगता है कि वांगलिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया है। अब इसे अपने सामने देख वांगलिन के पेरेंट्स भी काफी खुश हो जाते हैं और वे तुरंत इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वांगलिन को पता चलता है कि ये तो असल में उसकी केवल एक इमेज है, जबकि उसकी असली बॉडी अभी भी कैसिया वैली में है। लेकिन इसके बाद वो फूजी को यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तब इस पर फूजी उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन के लाइफ का बदला लेने के लिए आया हूँ और अब इसलिए तुम्हारी पूरी वांग फैमिली इसकी कीमत चुकाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर किसी पर्पल कलर के फॉग को फैला देता है, जिसके वजह से जो कोई भी इसके कांटेक्ट में आता है वो तुरंत ही यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन असल में वांगलिन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर वांगलिन के अंकल भी फूजी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हारा क्या किया है और किस वजह से ये सब तुम हमारे साथ में कर रहे हो। तब इस पर फूजी उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, और अभी इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके वांगलिन के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने जाता है। तब इसे देख वांगलिन भी अपने पावर का यूज करके किसी दूसरे को मार देता है। लेकिन असल में वांगलिन अब अपने रिलेटिव्स के साथ में ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो फूजी से कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन को तो मैंने मारा था, इसलिए अगर तुम इसका बदला मुझसे लेना चाहते हो तो कैसी हवेली में आ जाओ और अगर तुम चाहो तो वहां पर मुझे मार भी सकते हो। लेकिन फूजी इस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग हाओ भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वांग जुआ उससे कहता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांगलिन फूजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फूजी इसे अपने हाथों में बहुत आसानी से पकड़ लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे हैंड ओवर कर दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कैसी हवेली में आ जाओ और वहां पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार भी देना। लेकिन इस पर फूजी उससे कहता है कि मैं तो भगवान हूं और इसलिए अब मैं तुम्हारे वांग फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने पर्पल फॉग का यूज करने लगा था और इसका यूज करके वो वांग फैमिली के सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन अब इसके ऐसे आंखों के सामने ही अपने फैमिली को मरता हुआ देख वांगलिंग भी काफी गुस्सा हो गया था और तभी अचानक से वो ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है। अभी इसके वजह से इसके पास इसके बाद चिमिंग फूजी से कहता है कि ये लड़का उतना भी सिंपल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फूजी को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांगलिन के अंकल को भी मारने जाता है। लेकिन तभी चिमिंग उससे कहता है कि तुम इसे जिंदा रहने दो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग हाओ और वांग जुओ भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे, जिसे देख फूजी चिमिंग से कहता है कि तुम तो इनको मारने से मुझे नहीं रोकोगे। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने फादर को अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का जेड परले दिया था और उसने उनसे कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई भी खतरा है तो आप इसे तोड़ देना, जिसके बाद मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत वहां पर सामने आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि मैंने आपको जो जेड परले दिया था आप उसे तुरंत तोड़ दीजिए ताकि इस तरह से मैं यहाँ पर आकर आपकी मदद कर सकूं। लेकिन असल में उसके पेरेंट्स उसे किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहते थे और फिर उसकी मदर उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि तुमने क्या किया है और इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर बुलाकर किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन उनसे कहता है कि फिर आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसके बाद भी उसके पेरेंट्स इसकी बात नहीं मानते और तभी फूजी अपने पावर का यूज करके इनको भी वांगलिन के आंखों के सामने ही मार देता है। लेकिन असल में वांगलिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस बात की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। अब इस तरह से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा याद आने लगा था। लेकिन तभी फूजी उसे कहता है कि 3 महीने के बाद मैं कैसी हवेली के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा और अगर तुम वहां पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को पूरी तरह से
खत्म कर दूंगा। लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के वजह से वांग लिन असल में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में ही तुरंत अपने आइस पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से उसके अंदर से निकल रही पावर उसके आसपास के सारे लोगों को मार देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका लुक भी पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर इन सभी को मारने के बाद वो इनके टोकन को ले लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए यहाँ पर अब कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता और जो कोई भी इसके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था वो इनको बहुत ही आसानी से मार दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चलते हुए एक किनारे पर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में बिताए हुए पलों को याद करके काफी उदास हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त इसके अंदर से हेवनली पर्ल बाहर आती है और फिर वो अपने पावर का यूज करके इसके सारे इंजरीज को हील कर देती है। अब इसी के साथ देखते हैं कि सीतुनान भी होश में आ गया था और वो वांग लिन को देख कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। तब इस पर वांग लिन कहता है कि अगर केवल मेरे पास में हाई लेवल वाला कल्टीवेशन बेस होता और अगर मैंने उस कंडीशन में फुजी के बहुत सारे लोगों को मार दिया होता तब उसके बाद भी फुजी ऐसा करने का हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तभी सीतुनान उससे कहता है कि तुम अचानक से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए हो और इस तरह से तुमने एक्सट्रीम स्टेट को हासिल कर लिया है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर सीतुनान उससे बताता है कि एक्सट्रीम स्टेट एक्सट्रीम रिल्म में सबसे ताकतवर होता है और वो केवल एक ही बार में एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन अब इसी के साथ वो उसे कहता है कि चाहे तुम अब इसके बारे में कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करो लेकिन फिर भी तुम अब केवल नेसेंट सोल स्टेज के लेवल पर पहुंच पाओगे और फिर इसके बाद तुम इसके आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन इस पर पागलों की तरह हंसने लगा था। तभी सीतुनान उससे कहता है कि सोल फ्लैग एक ऐसा मैजिक वेपन होता है जिसे कि केवल नेसेंट सोल स्टेज में ही बनाया जा सकता है और फिर इस तरह से तुम इसका यूज करके सोल को सील कर सकते हो। इसलिए अगर तुम किसी तरह से उस सोल को अपने पास में रख लेते हो तब उसके बाद अगर मैं जैसे ही अपने कल्टीवेशन लेवल को रिकवर करने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मैं उनको वापस से जिंदा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन जी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद सीतुनान उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से सोल फ्लैग को कैप्चर करना होगा क्योंकि अब मेरे पास में भी उतने ज्यादा नेसेंट सोल पावर नहीं बची हुई है और इसलिए मैं केवल तुम्हें 3 बार ही टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ तुम्हें याद रखना होगा कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड 3 महीने के बाद ओपन होगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हें जाना कहां पर है क्योंकि केवल फाउंडेशन बिल्डिंग वाले कल्टीवेटर ही वहां पर एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहां पर वांग लिन अब उस लड़के के सामने आ गया था जहां पर कि बहुत समय पहले इसका फाइट हुआ था। लेकिन अब इसके बदले हुए लुक को देख वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वांग लिन उन सभी से कहता है कि तुम अपने टोकन मुझे दे दो क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने आइस पावर का जलवा दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे तुरंत उसे अपने अपने सेक्ट का टोकन देकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछता है कि लास्ट वाला टोकन किसके पास है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि लास्ट वाला टोकन लुई मे के पास में है और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें उसके पास में लेकर जा सकता हूं। अब इस तरह से इसके मदद से वो ल्यूमे के पास में भी आ गया था और फिर उससे कहता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती तो टोकन मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को देख हैरान हो गई होती है और फिर वो भी बड़े आराम से अपना टोकन इसे दे देती है। इसी के साथ वो वांग लिन से इसे न मारने के लिए थैंक यू कहती है लेकिन वांग लिन बिना कुछ कहे तुरंत यहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगा था क्योंकि फॉरेन बैटलफील्ड का क्लीन अप करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके बाद वांग लिन को भी पता था कि सभी सेक्ट के एल्डर बाहर वेट कर रहे हैं इसलिए फुजी भी यहाँ पर जरूर आया होगा और फिर इसके बाद वो कहता है कि यहाँ ग्रीन राइस ग्रीन बहुत ही अच्छा मैजिक वेपन है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके पास में 7 टोकन थे और फिर इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें से 6 टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि इसके वजह से उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्डर बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं और फिर फुजी कहता है अब मैं देखता हूं कि वांग लिन यहां से कहां भागता है और अब इस तरह से वो यहां पर इसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा टेलीपोर्ट होकर इनके पीछे आ जाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाता। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन फुजी से अपने पेरेंट्स का बदला ले पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट